मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और आप यहाँ पर भी सामने देख सकते हो, अब हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं, हर सेट में आपको 25 सवाल मिलेंगे। तो मैं सारे आपको शिफ्ट वाइज, सेट वाइज यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा और आप देखोगे कि कैसे हम सवालों को इतनी आसानी से भी कर सकते थे। मैं सबसे शॉर्ट मेथड से बताऊँगा आपको, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना है बिल्कुल। और आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी की हमारी वैकेंसी 50,000 प्लस पद आने वाले हैं 2021 में। तो आप उम्मीद ये कर सकते हो कि जो मैं आपको सवाल करवाऊंगा, हो सकता है इन्हीं में से आपको कुछ सवाल रिपीटेड मिल जाएं, लेकिन पैटर्न जो रहेगा आपका, पैटर्न वो सेम एज इट इज़ यही रहेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को जो भी देख रहा है लास्ट तक देखना है। 25 सवालों को मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताऊंगा शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपको इस पेपर की पूरे की पीडीएफ चाहिए तो लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का मेरे का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही कमेंट सेक्शन में मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर एसएससी जीडी का, तो उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सीपी दिया है आपको कितना, 220। प्रॉफिट दिया है आपको 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हो कितनी हो जाती है, 1/5। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ का सीपी 5 है, ये हो जाता है मेरा सीपी, और 1 का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। तो यहाँ से मुझे पता चल गया सीपी और एसपी का रेशियो निकल कर आ गया कितना, 5 और 6। ये परसेंटेज जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने परसेंटेज चैप्टर पूरा A to Z बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप पहली और दूसरी वीडियो देखना, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सीपी का रेशियो आ गया 5:6, ये आया रेशियो हमारे अकॉर्डिंग, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीपी की वैल्यू कितनी है, क्रय मूल्य कितना है 220। तो 5 बराबर 220 के यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये 4 बार जाएगा 20 और 4 बार 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 44। तो ऐसे ही अगर मैं 6 गुणा 44 करूँगा तो मेरा एसपी निकल कर आ जाएगा। तो देखो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से देखो, इसकी इकाई अंक क्या है 4, तो 4×5 = 24, लास्ट में 4 आएगा, स्टार्टिंग में जो भी हो। देखो अब 4 केवल एक ही ऑप्शन में है इसमें, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी चीज़ों से कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकते हो और क्वेश्चंस में बहुत कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो आप। क्योंकि देखो इसमें आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है 44×6, हालांकि इतना हार्ड भी नहीं है, पर हम क्यों करें जब हमारे सारे यूनिट डिजिट 4 आ रही है, तो 4 मुझे केवल एक में ही दिख रही है, ये रही, उससे आगे मेरा सेम ही आएगा आंसर। तो इसलिए ये आंसर करूँगा मैं क्लिक और आगे बढ़ जाऊँगा। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए आपका डीआई का क्वेश्चन दिया है। नीचे दिया गया रेखाचित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4, y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। यानी आयात से निर्यात का अनुपात दर्शा रहा है ये, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है आपको पॉइंट में, तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, भिन्न में। तो देखिए क्या पूछ रहा है, यदि वर्ष y3 के लिए, y3 कौन सा है मेरा ये, तो इसके लिए हो जाएगा ये। तो सबसे पहले मैं अनुपात कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो 1.10, इसका मतलब क्या है, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। तो अगर मैं अनुपात की बात करूँ, आप 10-11 ले सकते हो या 100-110 ले लो, एक ही बात है। तो ये कह रहा है कि आयात से निर्यात के अनुपात को, आयात से निर्यात का अनुपात है, तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आयात, इसको मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, और नीचे वाला हो जाएगा निर्यात। तो आयात निर्यात का अनुपात आ गया 110:100। इसको लिख भी लेते हैं हम ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए। आयात निर्यात, इसका अनुपात है 110, इसका है 100। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 100 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 35,000। तो यहाँ से 100 बराबर है 35,000 के, तो 110 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा। तो देखो 100 से ये कितनी बार जा रहा है, 2 जीरो कट जाएंगी,
ये जा रहा है गुणा 350, अगर मैं इसमें 350 गुणा करूँगा जब तो 35,000 हो रहा है, तो सेम काम फिर मुझे यहाँ पर भी करना होगा, गुणा 350। तो देखो लास्ट में 0 आ जाएगा, और 35 गुणा 11 कर लो, 35 गुणा 10 होता है 350, 35 एकम 35, तो 350 और 35 जोड़ लो, ये हो जाएगा मेरा 385, 385 और 2 जीरो। तो देखो आप ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर है। तो देखिए ऐसे हमको सवाल को कर लेना था डायरेक्ट रेशो से। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो इसने चीज़ दी है ना सारी, ये सभी इसने पॉइंट में दी है, तो पॉइंट हटा के आप नीचे फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी, तो फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब है वहाँ से मेरा रेशो निकल जाएगा आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, टाइम एंड वर्क, बहुत ही आसान सवाल है। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में। देखिए दो बंदे हैं, एक है ए एक है बी। ए कर रहा है 8 दिन में, 6 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में काम। तो मैं मान लेता हूँ टोटल काम हो जाएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आ जाएगा 24। ये हो गया टोटल काम, 24 है ये। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए और बी की पहले हम कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ए 6 दिन में कर रहा है 24 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 काम। बी 8 दिन में कर रहा है 24 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। तो दोनों की कार्य क्षमता आ गई। तो टोटल काम कितना है हमारा? 24, और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 4 और 3 7। तो मेरे से यही पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 24/7 दिनों में। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, नहीं दो वस्तुओं का मूल्य, खाली मूल्य है ये, क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो x का मान बताना है। देखिए भाई ये भी आसान सवाल है। आपके पास दो वस्तुएं कोई भी ए बी, उनका अनुपात दिया है आपको 3:2। ये कह रहा है अगर ये अनुपात दिया है तो अनुपात में मैं वैल्यू कुछ ऐसी मानूंगा कि जिससे मेरी आगे आने वाली वैल्यू आसान आए, पॉइंट में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। तो देखो 40% से बढ़ाना भी है मुझे पहली वैल्यू को, तो इसलिए मैं मान लेता हूँ कि जो पहली वस्तु है उसका मूल्य है 300 और दूसरी का है 200। मुझे अनुपात सेम रखना है। आप अनुपात देखो अभी भी 3:2 ही है। तो ये कह रहा है कि पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है। देखिए अगर इसको 40% से बढ़ा देता हूँ तो 300 का 40% कितना हो जाएगा? 300 गुणा 2/5, ये हो जाएगा 420। 300 का अगर 40% बढ़ा दूंगा तो 420 हो जाएगा। और 200 को बढ़ाना है मुझे x%, मुझे नहीं पता कितने x की वैल्यू निकालनी है मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x का मान क्या है। तो x% निकालूंगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात 7:3 है, अगर इनके परसेंटेज हम चेंज कर दें तो इनका नया अनुपात आएगा 7:3 में। तो यहाँ आ रहा है हमारा 420, तो इसका मतलब इन दोनों को भी हम अनुपात में चेंज कर लेंगे। तो देखो 7 बराबर है 420 के, तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना हो रहा है? 7 से 420 हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? गुणा 60। और जब अनुपात में एक में काम कर रहा हूँ तो दूसरे में भी वही काम करना पड़ेगा। तो देखो अगर 7 में 60 से गुणा कर रहा हूँ तो 3 में इधर भी 60 से गुणा करनी पड़ेगी, गुणा 60। तो ये कितना हो जाएगा? 180। तो देखो मेरी ये वाली वैल्यू निकल कर आ गई। अब मुझे ये बताना था कि x% बढ़ाकर या घटाई जाती है। इसने क्वेश्चन में कहा है कि दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा मेरा, ये माइनस हो जाएगा। तो x का मान बताना है मुझे कि x का मान क्या होगा। अब देखो कोई चीज़ 200 से घटकर 180 हो गई तो कितनी कम हो गई? आप देखो यहाँ पर कितने की कमी आ गई? 20 की। तो 20 की कमी आई किस पर? 200 पर। तो 20 की कमी 200 पर। अब परसेंटेज निकालनी है मुझे, तो गुणा 100। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जाएगा 10 बार। तो इसका मतलब 200 से अगर 180 कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब 10% की कमी हो रही है। तो इसी का मतलब ये है कि ऊपर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 10%। और मेरे से यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि x का मान क्या होगा। तो 10% हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप चेक भी कर सकते हो। देखो 200 को आप 10% कम करोगे, 200 का 10% निकाल लो आप, 1/10 तो 20 आ जाएगा। 200 में से 20 कम करोगे तो 180, सेम ही चीज़ आएगी।
तो मेरे से यही पूछा था, 10 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सवाल के साथ डील करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपना दफ्तर जाता है तथा 20 की गति से अपने घर वापस आता है। यदि कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है। देखो डिस्टेंस बतानी है मुझे। मान लो ये उसका ऑफिस है और ये इसका घर है, तो मैं मान लेता हूँ कि इनके बीच की दूरी है 2x, क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता नहीं है तो मैं 2x मान लेता हूँ। अब वो 25 की गति से जाता है और 20 की गति से वापस आता है। 20 की गति से ऐसा आ रहा होगा क्योंकि हो सकता है शाम को जाम वाम मिल जाए उसे, तो इसलिए कम स्पीड हो जाती है वापसी में उसकी। और इस पूरे सफ़र में वो 9 घंटे का समय लेता है। तो देखो कैसे करेंगे। मान लिया डिस्टेंस 2x है, तो डिस्टेंस तो मेरी सेम है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। तो इसका मतलब x वो जाता है, x वो आता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि x डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला आप सभी जानते हो। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ से, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो देखो जब वो जाता है डिस्टेंस x चलता है और स्पीड कितनी रहती है उसकी 25, प्लस जब वो आता है तो डिस्टेंस अभी भी सेम है, स्पीड कितनी है उसकी अब 20, और इस पूरे सफ़र में उसको कितना टाइम लग रहा है 9 घंटे ले रहा है अभी। तो यहाँ से हम सिंपल x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं इनका, कितना आ जाएगा 500। तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 20x जमा ये जाएगा 25 बार, तो ये आ जाएगा 25x बराबर 9। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 45x बटे 500 बराबर 9। देखो 9 से ये 5 बार चले जाएगा, 5 से नीचे 100 बार चले जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया मेरा 100। मुझसे पूछा है उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी कितनी है। तो देखो दूरी तो x ही है, दूरी तो इनके बीच की x ही है ना, 2x तो इसकी पूरी है, आने की भी और जाने की भी। तो दूरी कितनी है x, तो x की वैल्यू 100 आ गई और 100 ही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आसान सा सवाल है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलो से बढ़ जाता है। देखिए 22 छात्रों का ग्रुप है, उनका एवरेज 1 किलो बढ़ जाता है जितना पहले था उससे, अगर एक अध्यापक को भी उसमें शामिल कर लें। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलो था तो अध्यापक का वजन क्या है। तो देखिए भाई 22 छात्र हैं टोटल, उनका पहले औसत वजन था 31 केजी। ये 22 छात्र हैं, इनका औसत वजन था 31 केजी। तो यहाँ से मैं सम निकाल सकता हूँ। आप सभी एवरेज का फॉर्मूला जानते हो। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए यहाँ से मैं टोटल निकाल लूँगा कि टोटल सम जो था मेरा वो क्या आएगा। देखिए एवरेज आपको कितना गिवन है, स्टूडेंट टोटल गिवन है आपको 22, एवरेज गिवन है 31। तो यहाँ से सम निकल कर आ जाएगा उनका 31 गुणा 22, सम निकल कर आ जाएगा। तो देखिए सम निकालूँ अगर मैं तो ये आ जाएगा 2 हासिल लगी 22 हासिल लगी 2, 22 दिया 66 और 2 68। तो मेरा सम आ गया निकल कर 682। यानी मुझे ये पता है केवल कि एक छात्रों का ग्रुप है उसमें 22 छात्र हैं, मुझे ये नहीं पता कि किसका वजन कितना है, किसी का 10 हो सकता है किसी का 20, लेकिन मुझे ये पता है कि उन सब का वजन का अगर मैं जोड़ दूं तो वो मेरा 682 आएगा। मैंने वो चीज़ निकाल दी। अब देखो फिर कह रहा है कि एक अध्यापक को शामिल करने से उनका औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। देखो पहले था 31, अब हो गया एवरेज उनका 32, और पहले थे स्टूडेंट 22, एक अध्यापक और आ गया, तो टोटल कितने हो गए बंदे 23 का अब एवरेज हो गया 32। तो यहाँ से अगर मैं सम निकालूँ इन सभी का तो सम कितना आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर निकाला था 23 गुणा 32। तो 23 गुणा 32 करोगे आप, 23 दूनी 46 हासिल लगी 4, और 23 दिया 69 और 4 73, इन सभी का सम आ गया 736। तो देखो सम हो गया अब 736, पहले था 682,
कुछ बढ़ोतरी हो गई, तो इसका मतलब ये जो बढ़ा है ये किसकी वजह से बढ़ा है, उसी अध्यापक की वजह से बढ़ा है ना। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा अध्यापक का वेट आ जाएगा, वजन। तो इनका डिफरेंस ले लूँगा मैं, 6 में से 2 गए 4, और इधर 13 में से 8 गया 5, ये आ गया मेरा 54। तो यानी ये जो 54 का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस मेरा उस अध्यापक की वजह से तो आया है, तो उसी का वजन पूछ रहा है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 54 किलोग्राम। आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, इसमें कुछ नहीं है। एवरेज का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो खाली सम निकाल लो आप दोनों का, सम में अंतर आ जाएगा, वही अंतर मेरा अध्यापक का वेट होगा। 7वां क्वेश्चन, अनिल, दीपक तथा दिनेश 3 बंदे हैं, मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए 3 बंदे हैं, अनिल, दीपक और दिनेश। दिनेश को मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिन। ये तीनों मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए अनिल ए और दिनेश को मैंने क्या लिखा था, दिन। ये दोनों मिलकर कर रहे हैं किसी कार्य को 60 दिन में पूरा। तो हमसे पूछ रहा है कि दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए समान कार्य मैं आसानी से निकाल सकता हूँ अगर मुझे 2 चीज़ पता चल जाए। पहला टोटल वर्क में निकाल सकता हूँ दोनों का एलसीएम, और दूसरा तीनों बंदों की अलग अलग कार्य क्षमता कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूँ तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, ये आ जाएगा मेरा टोटल वर्क निकल कर। तो 60 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 420। तो देखिए 60 से जाएगा 7 बार। अनिल और दिनेश 60 दिन में करते हैं 420 काम, तो एक दिन में करेंगे 7 यूनिट काम। तीनों मिलकर 35 दिन में करते हैं 420 काम, तो एक दिन में करेंगे 12 यूनिट काम। तो देखिए आप यहाँ से अनिल, दीपक और दिनेश, इन तीनों की कार्य क्षमता निकल कर आ गई कितनी, 12। ये आ गई ना, 12 निकाल ली। और अनिल और दिनेश की कितनी आई निकल कर, अनिल और दिनेश की यानी इसकी और इसकी, इन दोनों की कार्य क्षमता निकल कर आ गई हमारी 7। तो देखिए टोटल तीनों की आ रही है 12, दोनों की आ रही है 7। तो इसका मतलब ये जो मेरा बंदा बच गया दिनेश, इसकी कितनी होगी 12 माइनस 7। दीपक, इसकी हो जाएगी 12 माइनस 7, तो इसकी कार्य क्षमता आ गई 5। तो इसका मतलब क्या है कि दीपक एक दिन में अकेला 5 कार्य कर सकता है। तो मेरे से ये पूछ रहा है कि समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए एक दिन में 5 काम, तो 420 दिन में कितना काम, एक दिन में करता है 5 काम, तो 420 काम को 5 के हिसाब से कितने दिन में करेगा, ऐसा भाषा होगी इसमें। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, तो यानी 420 काम को वो 84 दिन में ख़त्म कर देगा। कौन, दीपक अकेला। ये मेरे से पूछा है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। कह रहा है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन। देखिए वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। कोई स्क्वायर है आपके पास, ये देखिए मैंने स्क्वायर बना दिया। आप सभी जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। उसके विकर्ण की लंबाई दी है आपको 10√2। विकर्ण मतलब होता है ये डायगोनल, तो इसकी लंबाई दी है आपको 10√2। आप सभी जानते हो स्क्वायर में चारों साइड बराबर है, इसका मतलब चार एंगल भी बराबर होंगे, तो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो देखिए मेरा एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें कि मेरी दोनों भुजा इक्वल हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि दोनों भुजा का मेरा रेशियो है 1:1, क्योंकि दो भुजा बराबर रहती हैं, इनका अनुपात ले लिया मैंने 1:1, तो तीसरी साइड का अनुपात क्या हो जाएगा इसका रेशियो, √2। ये कैसे आया, क्योंकि आप सभी जानते हो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का नियम। हाइपोटेनस को हिंदी में, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये होता है हमारा लंब प्लस आधार बराबर कर्ण, और इन सभी का वर्ग। तो वही चीज़ है, अगर मैंने दोनों साइड बराबर हैं तो 1:1 ले लिया, तो तीसरी हो जाएगी √2। अब देखिए √2 ये हमारे अकॉर्डिंग, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 10√2। तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, 10√2 के। तो यहाँ से 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 10 के। तो मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये भी 10
ये भी 10, तो 10 10 आ गई मेरी स्क्वायर की साइड। उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी जानते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरा साइड स्क्वायर, यानी भुजाओं का वर्ग। तो भुजा आ गई 10, 10 का वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 100, और 100 ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल, बस फॉर्मूला लगाना है आपको केवल और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मेरा। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। कोई थैला है उसमें 420 रुपये हैं, तो उसमें कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 2 के हैं, कुछ 5 के हैं। हमें ये नहीं पता है कितने कितने हैं, बस टोटल पता है हमें 420 रुपये हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1, 2 तथा 5 के सिक्कों की संख्या 8, 1, 5 के अनुपात में है। अब मुझे ये नहीं पता कि टोटल सिक्के कितने हैं, लेकिन उनका अनुपात पता है कि 8, 1 और 5 के अनुपात में है। तो पूछ रहा है कि थैले में 5 के कितने सिक्के हैं। तो देखिए इसी अनुपात का हम प्रयोग करके आंसर निकालेंगे। अनुपात देखो, मैं पहले ऊपर लिख लेता हूँ, ये सिक्के हैं मेरे ₹1, ₹2 और ₹5। इन तीनों को मैंने अलग अलग लिख लिया। तो इसी के नीचे अब मैं सवाल को करते जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए अनुपात कितना दिया है इनका, 8:1:5। तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, इतना आपको अनुपात दे दिया। तो अगर मैं मान लूँ कि ये इतने ही सिक्के हैं मेरे पास, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 और 1 9, 9 और 5, ये टोटल हो जाएंगे मेरे पास 14 सिक्के। 14 सिक्के हो गए, यानी कि 14 सिक्के हो गए मेरे पास। और अगर मैं इनका अलग अलग मूल्य निकालूँ अब, तो देखो 1 रुपये, 8 सिक्के हैं 1 1 रुपये का, तो इसका मतलब मूल्य निकाल लेता हूँ मैं अलग अलग। तो 8 सिक्के हैं 1 रुपया का, तो इसका मतलब रुपये कितने हो गए टोटल मूल्य, 8। एक सिक्का 2 रुपये का, टोटल मूल्य हो गया 2 रुपये। 5 सिक्के हैं 5 5 रुपये के, तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, टोटल मूल्य 25। तो ये मैंने मूल्य निकाल लिया। तो यहाँ से देखो टोटल मूल्य कितना आ गया, 25 और 10 35, ये आ गया टोटल मूल्य 35। 35 आया हमारे अकॉर्डिंग, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 35 बराबर दिया है आपको 420 के। तो 35 बराबर 420 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी निकल कर 35/420। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 17। 35 से कम 35 और 70, 35 दूनी 70, 12 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 निकल कर। मुझसे पूछा है कि थैले में 5 के कितने सिक्के हैं। अब 5 के कितने सिक्के थे भाई, 5 के थे 5 सिक्के, तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 5 गुणा 12 करोगे तो ये आ जाएगा 60। तो इसका मतलब जो 5 रुपये के टोटल सिक्के हैं वो हैं कितने, 60। अगर मेरे से 1 रुपये के पूछता तो हम सेम ऐसे ही कर लेते, 1 गुणा 12 कर लेते यहाँ पर, और 2 का पूछता तो 1 गुणा 12, और 1 का पूछता तो 8 गुणा 12, सभी में 12 12 कर लेते, तो इन सभी के हमें टोटल सिक्के निकल के आ जाते। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो देखो इन सब के आप टोटल सिक्के निकालोगे, उनका मूल्य को जोड़ोगे तो आपका 420 ही आएगा। तो मेरे से खाली 5 पूछा है, तो 5 के मेरे पास हो जाएंगे 60 सिक्के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, पिछला कौन सा था, 9वां, 10वां क्वेश्चन आ गया ये, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है ना मेरे पास। देखिए क्या रहा है कि यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, मीटर पर सेकंड है ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर किलोमीटर में दे दिया, तो सबसे पहले तो आप स्पीड को ही चेंज कर लो। देखो स्पीड दी है आपको 20 मीटर पर सेकंड, इसे अगर मुझे किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो कम से ज़्यादा पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा से गुणा करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा क्या हो जाता है मेरा 18/5, तो 20 गुणा 18/5 करोगे तो ये आ जाएगा 18 गुणा 4 72। तो मैंने स्पीड निकाल ली है किलोमीटर पर आवर में, कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। आप सभी जानते हो कि अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मैं गुणा 18/5 कर देता हूँ। ये बात आप सभी जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से। जिसको नहीं पता तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, वो इस चीज़ को लिख सकता है। देखिए अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो
गुणा 18/5 करेंगे। और वहीं अगर इसका उल्टा करना है तो इसका मतलब फिर मैं गुणा भी उल्टे से कर दूंगा, 5/18 से करूंगा अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो देखिए स्पीड आ गई है। अब क्या रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। टाइम का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, 936, स्पीड आपने निकाल ली 72। इसको सॉल्व करोगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा 13 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका आंसर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, नहीं 11वां क्वेश्चन, 17वां कहाँ से आ गए भी, पिछला 10 ही था। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। शंकु मतलब होता है कौन। तो देखिए हम पहले एक शंकु ही बना लेते हैं, एक कौन। ये मैं थोड़ा बढ़िया सा बना कर दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये हो गया मेरा एक शंकु, ये बना दिया एक शंकु मैंने, ये इसका सेंटर है। उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, रेडियस दे दिया आपको 30। ये देखिए मैं रेडियस को ऐसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे लिख भी देता हूँ कि रेडियस है आपकी गिवन 30। यदि इसे रंगने की दर 14 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका कुछ एरिया रहा होगा, तो उसको रंगने के लिए कोई पेंटर है वो ले रहा है 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया नहीं पता इसका। तो ये कह रहा है कि शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना होगा। बाहर से रंगना है, ये बाहर से रंगना है, अंदर से नहीं। तो इसका मतलब खाली मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। और शंकु की ऊंचाई दी आपको 16 सेंटीमीटर। तो देखिए ये वाली हाइट दी है आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 16 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट निकाल सकता हूँ मैं, ये वाली हाइट निकाल सकता हूँ, इसको बोलते हैं हम एल, स्लैंट हाइट। तो देखिए स्लैंट हाइट आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 30 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल। तो देखिए ये हो जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1156। 30 का वर्ग 900, 16 का वर्ग 216, तो ये आएगा मेरा 256। 16 का वर्ग होता है 256, तो इसको सॉल्व करूँगा ये आएगा 1156। और 1156 का वर्गमूल आप सभी जानते हो ये होता है 34। तो इसका मतलब ये वाली साइड मुझे पता चल गई, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। एल की वैल्यू आ गई मेरी 34। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया आप सभी जानते हो। देखो हिंदी इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट हिंदी वाले हैं इंग्लिश वाले हैं, तो देखो सभी में चीज़ें फॉर्मूला सबका सेम है, बस मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ हिंदी में ना बोल के, तो आप सभी समझ जाना कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है πr/l। सभी की वैल्यू हमको पता है, पाई कितना है 22/7, रेडियस आपको गिवन है 30, त्रिज्या क्वेश्चन में दे रखी है, एल स्लैंट हाइट हमने निकाल ली 34। तो यहाँ से मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया की जो रंगने की दर है वो ले रहा है वो 14 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा एरिया कुछ है सेंटीमीटर स्क्वायर में तो निकल के आएगा। तो अगर इसी को मैं 14 से गुणा कर दूंगा तो मेरा टोटल खर्चा आ जाएगा। तो मैं क्यों ना 14 की यहीं पर गुणा कर लूँ, तो मैं 14 की यहीं पर गुणा कर देता हूँ, क्योंकि जब भी मुझे बाद में एरिया में मल्टीप्लाई करनी है तो मैं इसी में कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो अब कैलकुलेशन हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। आप देखो सभी के इकाई अंक लास्ट में 0 0 है, तो इसका मतलब 0 तो मेरा वैसे भी आएगा। देखो 7 दूनी 14 और यहाँ पर एक 0 ये रहा ना, तो 0 तो मेरा लास्ट में आएगा कैलकुलेशन में। देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा इसको, ये 0 आगे मेरी कुछ वैल्यू आ रही होंगी, तो मैं अब दहाई अंक निकाल लूँगा, दहाई का अंक क्या आएगा, क्योंकि 0 तो आ गया। अब देखो दहाई का अंक क्या आएगा, 2 चौक 8, 8 3 24 और 4 दूनी 8। यानी मैंने सबके इकाई इकाई अंक ले लिए, उनके आपस में गुणा करता गया, तो दहाई का अंक मेरा आ जाएगा 8। तो देखो 8 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में ये रहा। तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, मुझे आगे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे मेरी कुछ भी वैल्यू आए, देखो आप चेक करके देख लेना, यही आएगी 448। तो मुझे केवल लास्ट के 2 अंक पता चल गए ना, लास्ट के 2 अंक देखो इसी में अलग अलग है, तो इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप टाइम बचा सकते हो। ये कैलकुलेशन छोटी छोटी कैलकुलेशन आपका बहुत टाइम बचा देती हैं, तो इन चीज़ों पर आप वर्क करना। इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल देखते हैं भाई।
बोर्ड मास का सवाल है, आसान से आप सभी कर लोगे इसको, खाली सॉल्व भी करना है। तो देखो पहले इसको कर लेते हैं, 4×3 = 12 और एक ये हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व कर लूँ पहले मैं, 13/4 प्लस 6 माइनस 4/2 ये हो जाएगा 2। बोर्ड मास रूल लगा दिया, आप सभी जानते हो बोर्ड मास रूल। और बाहर 5 दूनी 10 और 1 11/2, 11/2 में से माइनस करेंगे पहले। अब पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 4, ऊपर आ जाएगा 13 प्लस 24 माइनस ये आ जाएगा ऊपर 8, और बाहर ब्रैकेट में 11/2 से माइनस करेंगे। तो देखो ऊपर सॉल्व कर लो अब इसको, 24 और 13 ये हो जाएगा 37, और 37 में से 8 गया 29। तो यहाँ आ गया मेरा 11/2 माइनस 29/4, ब्रैकेट को सॉल्व करके ये आ गया। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लो, एलसीएम आ गया 4, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 29। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -7/4, और यही मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए कुछ नहीं, इसमें सिंपल बोर्ड मास रूल लगाना है आपको, बोर्ड मास। और बोर्ड मास रूल आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड मास रूल आपको पता होगा। आप ये उम्मीद मत करना मेरे से कि मैं सभी की अलग अलग आपको डेफिनेशन बताऊँ कि बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, ये सभी आप जानते हो, बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13वां, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, फिर परसेंटेज आ गई, तो परसेंटेज जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, परसेंटेज बहुत जोरदार तरीके से पढ़ा है व्हाइट बोर्ड पर फेस दिखाकर अपना, तो वहाँ पर देख लेना परसेंटेज जिनको नहीं समझ में आ रहा। 40% का मतलब होता है 2/5। तो पी क्यू से, जिससे, जिसका, जिससे, जहाँ पर भी ऐसी भाषा आ जाए ना तो इसका मतलब वो चीज़ हमेशा नीचे रहती है। तो इसका मतलब नीचे वाली चीज़ क्या है मेरी, क्यू। तो मुझे नीचे वाली चीज़ पता चल गई क्यू, ऊपर वाली क्या होगी पी। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 5, और कह रहा है कि पी क्यू से 40% कम है। तो पी जो है 5 का, इसका मतलब क्या है 5 का 40% क्या रहा होगा 2। तो पी क्यू से 40% कम है, इसका मतलब क्यू कितना है 5, तो पी उससे 40% कम है, 5 का 40% हो गया 2, तो कितना बचा 3। तो यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई मुझे, पी है मेरा 3, क्यू है 5। मेरे से पूछ रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ये कितना अधिक है इससे 2, तो 2 अधिक है क्यू किससे, पी से, तो वो आ जाएगा नीचे। और परसेंटेज निकालने हैं तो गुणा 100, 2/3, 1/3 होता है मेरा 33.33%, तो 2/3 हो जाएगा इसका 2 गुना, यानी 66.66%। और यही मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही टुच्चा सवाल है, आसान, आप सभी ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का लग रहा है देखने में। एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात, डिस्काउंट का सवाल है, बट्टा 4777 में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए हम सभी जानते हैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दो चीज़ें होती है हमारी अलग अलग। अब यहाँ पर कोई चीज़ है उस पर 15% की छूट दी गई है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी कोई चीज़ 20 की है उस पर 15% छूट दे दी, तो 15% 20 का कितना होगा 3, तो 3 की छूट दे दी तो वस्तु कितने की बेची 17 की। तो इसी चीज़ का मतलब है कि वस्तु का अंकित मूल्य था 20, अब 15% की छूट देने के बाद उसे 17 में बेच दिया, ये रेशो निकाल दिया हमने हमारे अकॉर्डिंग। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 17 नहीं, उसने 4777 में बेचा है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 17 बराबर है 4777 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4777/17। सॉल्व कर लो, ये देखो कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, और कितना बचा 137, 17 छिक्का 102, 17 अट्ठे 136, 1 7 17 एकम 17। तो 17 की 2 से 81 में गुणा करोगे तो ये आ गया, ये 2 से 81 क्या आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। तो सेम मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा फिर, गुणा 281। तो अगर मैं 20 में 2 से 81 गुणा करूँगा तो लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, इकाई अंक। आप देखो इकाई अंक सभी के अलग अलग है, आगे कुछ भी वैल्यू आए मुझे उससे मतलब नहीं है, इकाई अंक केवल 0 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया था मैंने, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इकाई अंक कॉन्सेप्ट क्या होता है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आ गया मेरा 15। क्वेश्चन नंबर 15, यू वी का अनुपात दिया है 4:7, वी डब्ल्यू का दिया है 9:7, यू बराबर 72 दिया है, तो डब्ल्यू का मान बताना है। रेशो का सवाल है, बहुत ही बेसिक। देखिए 3 चीज़ें आपके पास, यू, वी और डब्ल्यू। यू वी का अनुपात है 4:7, वी डब्ल्यू का है 9:7। देखो v की वैल्यू ऊपर अलग आ रही है, नीचे अलग आ रही है, इसका मतलब मुझे वैल्यू ये सेम करनी होंगी। तो ये मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। या तो आप ऐसा कर लो कि यही सेम वैल्यू मेरी यहाँ पर आ जाएगी और यही सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, या फिर ऊपर आप 9 की गुणा करो, नीचे 7 की गुणा करो, तो रेशो मेरे सेम हो जाएगा, तीनों का रेशो निकल कर आ जाएगा अलग अलग। तो देखो यहाँ 7 आ गया, इसी को आगे लिख दिया, यहाँ 9 आ गया, तो कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 36 अनुपात ये हो जाएगा 63 अनुपात ये हो जाएगा 49। तो ये मेरे तीनों का रेशो निकल के आ गया अलग अलग। मैंने उनका अल्टीमेटली फाइनल रेशो निकाल लिया। तो देखो पूछ रहा है, गिवन क्या है, यू का मान 72 दिया है, हमारे अकॉर्डिंग है 36, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 72। तो 36 बराबर किसके है, 72 के। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी, 2। 36 गुणा 2 करोगे जब तो 72 आएगा। तो डब्ल्यू का मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब डब्ल्यू में भी मुझे 2 की गुणा करनी पड़ेगी, गुणा 2, तो 49 दूनी ये हो जाएगा 98। और यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 16 की तरफ। CISI का आ गया भाई, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज CI का है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, यानी जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है। कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, आइए मैं समझाता हूँ आपको। देखो सबसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कोई राशि है, मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने मान ली P, ये 3 साल में अपने आप का 5 गुना हो जाती है। तो 5 गुना इसका मतलब 5P हो गई 3 वर्ष में। और मेरे से पूछ रहा है कि कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। तो स्वयं का 125 गुना यानी 125P। तो स्वयं का जो 125P हो रही है कितने सालों में हो रही है, यही बताना है मुझे। तो देखो आप यहाँ पर 125 का मतलब क्या होता है, 5 का क्यूब ही तो होता है। अब 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1। तो देखिए 5 की पावर 1 ये हो रहा है मेरा कितने में, 3 साल में। 3 साल में 5 गुना हो रहा है, तो ये हो रहा है 3 साल में। इसका मतलब ये लिख दिया मैंने। तो मुझे बताना है 125 का वैल्यू, 125 गुना कितने सालों में हो जाएगा। तो 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 का क्यूब। तो 1 बराबर 3 के है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 गुणा 3 कर दूंगा मैं, 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा मेरा 9। तो यानी 9 साल में वो आमदनी अपने आप की 125 गुना हो जाएगी 9 वर्ष में, और 9 ही मेरा आंसर है। इस तरह से करना आपको। आपको जो भी क्वेश्चन में कहा जाए कि इतने गुना हो रहा है, इतना गुना हो रहा है, तो आप पहले वाले के अकॉर्डिंग निकाल लो। पहले वाले से आप 1 की वैल्यू निकाल लो कि भाई 5 की पावर 1 3 साल में हो रहा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 3। 5 के क्यूब की बतानी है, यानी 3 की वैल्यू बतानी है, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई, 3 की वैल्यू 3 गुणा 3 बराबर 9। आसान सा सवाल। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। तो कुछ किताबें खरीदी भी उसने 225 रुपये में, और 162 प्रति किताब उसने बेच दी। तो लॉस हो रहा है, मुझे पता चल रहा है यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है कि 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि भाई उसने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी है। मैं मान लेता हूँ उसने एक ही किताब खरीदी है, तो इसका मतलब उसका सीपी क्या रहा होगा, नेट सीपी 225। आप चाहे 1 मान लो, 10 मान लो, 100 मान लो, तो नेट सीपी में उतना ही चेंज आएगा, नेट एसपी में उतना ही चेंज आएगा, और उनके बीच जो नेट लॉस है उसमें भी उतना ही चेंज आएगा।
तो अब वहाँ से एक किताब की कीमत निकालनी पड़ेगी जब भी आपको 7 निकालने के लिए। तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये मान लिया कि उसने एक ही किताब खरीदी, 225 में खरीदी और 162 में बेच दी, यानी एसपी आ गया 162। तो देखिए अंतर कितने का आ गया, लॉस हुआ दिख रहा है मुझे, ज़्यादा में खरीदी कम में बेची, तो इसका मतलब लॉस हुआ है, साफ साफ ये तो पता चल रहा है। अब लॉस हुआ कितने का, तो अंतर कितना आ रहा है, 38 और 25, तो ये आ गया मेरा 55 और 8 यानी 63 का, 63 का लॉस आ गया, 63 का। फिर कह रहा है कि 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो देखिए एक किताब बेचने पर उसे हो रही है 63 रुपये की हानि, तो 7 किताब बेचने पर कितनी होगी, हर किताब पर 63 रुपये की हानि, यानी 63 गुना 7। तो देखिए वही यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इकाई अंक 7 तिया 21, आगे कुछ भी रही हो मुझे नहीं पता, लास्ट की संख्या 1 आएगी, एक मेरा केवल एक में ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, यही मेरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 5 निरीक्षणों, अगला क्वेश्चन है, A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है। तो देखिए भाई 5 निरीक्षण है, A1, A2, A3, A4, A5, इन सभी का औसत दे रखा है आपको n। तो आपसे पूछ रहा है A1 -100, A2 -100, इन सभी का औसत, यानी हर किसी में से 100 कम कर दिया। तो देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ ऐसे, -100, -100, -100, -100, हर किसी में से औसत -100 कम कर दिया। तो पूछ रहा है कि अब औसत क्या होगा इनका। तो एक चीज़ आप सभी ध्यान रख लेना कॉन्सेप्ट, अगर मुझे एवरेज कुछ भी इस तरह से दिया गया है, अगर मैं सभी में कुछ ना कुछ काम करता हूँ, लेट मान लो कि मैं इनमें सभी में गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब औसत में भी फिर मुझे गुणा 5 करना पड़ेगा। यानी जो काम मैं एवरेज में करूँगा सेम ही काम मुझे एवरेज जो इनका नेट औसत है उसमें भी करना होगा। अगर मान लो मैं सभी में +2 +2 +2 +2 +2 कुछ भी मान लो आप, 1000 लाख कुछ भी करोगे आप, इधर लेफ्ट हैंड साइड आप जो मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें आप कुछ भी करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, तो आपको टोटल एवरेज में भी वही चीज़ करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर भी n+2 करना पड़ेगा आपको। तो देखो सेम काम ऊपर हर किसी में -100 हो रहा है, तो इसका मतलब औसत में भी आपको -100 करना पड़ेगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा n-100। तो देखिए ऐसा कर लेना था ये सवाल भी आपको, आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 सालों में 10,650 हो जाती है तथा 6 सालों में 11,076 हो जाती है साधारण ब्याज से। तो देखिए ऐसा ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा ही से हमारा सवाल आसान हो जाता है। राशि क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। देखिए कोई प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा, मुझे नहीं पता, वो 10,650 हो जाता है 5 वर्ष में, और 6 वर्षों में हो जाता है 11,076। ये देखिए 6 साल में हो गया 11,076। तो यहाँ पर देखो आप अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर ये 5 साल है, ये 6 है, तो इसका मतलब 1 साल, 1 साल में भी अमाउंट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। यहाँ पर 1 साल में भी अमाउंट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, तो वो कितना चेंज हुआ देखो, यहाँ से यहाँ पर जाऊँगा तो 350 और 76, ये चेंज मेरा कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 426 का। तो 1 साल में 426 का ब्याज मिल रहा है उसको। अब देखिए ये 426 का ब्याज मिल रहा है कितने पर, 10,650 पर। परसेंटेज निकालना है गुणा 100, यहाँ से 10% निकल के आ जाएगा मेरा रेट, कि मेरा रेट क्या चल रहा होगा। तो देखिए सॉल्व करोगे इसको आप, ये 0 से 0 कट जाएगा, 426 से ये चले जाएगा मेरा, जो भी चले जाएगा इसको काट पीट कर ये आ जाएगा आंसर 4%। तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहा है वो मेरा 4% रहा है। 1 साल का निकाल लिया हमने 4%। अब देखो ये है प्रिंसिपल और 10,650, ये मेरी कुछ राशि हो रही है कितने सालों में, 5 सालों में, और कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 4% दर से। तो देखिए 1 साल अगर 4% 1 साल का है तो 5% का कितना हो जाएगा, 20 साल। तो ये हो जाएगा मेरा 20 साल। 5 साल में उसका 20% ब्याज देना पड़ा, उसने कुछ लोन लिया था और 20% ब्याज देकर उसने इतना अमाउंट दिया। मुझे बताना है कि वो जो उसने अमाउंट थी उसके पास शुरुआत में, जो प्रिंसिपल था, मूलधन था, वो कितना था। तो देखो आप
10,650 का 20% निकाल लो। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। 10,650 का 20% होता है 1/5। तो इसको सॉल्व करोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 0, 2130। तो इसका मतलब अगर मैं 10,650 में से 2130 घटा दूँ तो ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आ गई। क्योंकि 2130 मेरा क्या है, ब्याज ही तो है, 20% ब्याज है 2130। तो मैंने इस मिश्र धन में से 2130 ये ब्याज को काट रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। तो इसको काट दूंगा, ये हो जाएगा 2, 5 और ये 8। तो ये 8520 मेरी क्या निकल कर आ गई, मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। और यही मेरे से पूछा है ऑप्शन नंबर सेकंड, 8520। आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बता दिया कि किस तरह से आप इस सवाल को करोगे। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, आप सभी कर लेते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की घात 3 और 3 की घात 5 तथा 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक क्या है। HCF पूछ रहा है मेरे से। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखो, 2 की घात 3 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 8। 3 की पावर 5, इसको क्या लिख सकता हूँ, 243। और दूसरी जगह क्या है, 3 की घात 3 है, तो ये हो जाएगा 27, और 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। अब मुझे इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखो इधर है 27 गुणा 25, 5 आ रहा है इधर 25 में, लेकिन इधर 5 नहीं आ सकता मेरा कहीं भी, क्योंकि 5 मेरा जब ही आता है जब लास्ट में आता 0 हो या 5 हो। तो इसका मतलब इस 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 27 की फॉर्म में तोड़ लूँगा कि मेरे 27 से क्या आ जाएगा। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 गुणा 9। अब आप देखो यहाँ पर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बताना है। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 27। यहाँ पर भी कितना है, 27। तो मेरे से दोनों में कॉमन ही पूछ रहा है, तो कॉमन क्या आ गया, 27, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यही मेरा आंसर होगा। 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की घात 3, ये हो जाता है मेरा 27, यही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है HCF का। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये DI का एक और क्वेश्चन आ गया। देखो नीचे आपको कोई ग्राफ दिया है, इसमें आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है वो। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1 S2 ये 7 तरह की मिठाई हैं में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी ऊपर तो रही है मेरी चीनी की मात्रा, और नीचे रहा होगा मेरा कुल वजन, मिठाई का वजन। तो इसी चीज को आपको परसेंटेज में दर्शा दिया है यहाँ पर, इसी फॉर्मूले को आपको परसेंटेज में दर्शा दिया है। तो देखो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। आगे क्या कह रहा है, मिठाई S4 कौन सी है मेरी, ये वाली, का कुल वजन 150 किलोग्राम है। तो पहले मैं परसेंटेज को इसको चेंज कर लेता हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने निकाला है, 18%। इसका मतलब मिठाई का वजन रहा होगा 100 ग्राम, तो उसमें चीनी की मात्रा कितनी है, 18 ग्राम। 18% का मतलब ये है, ये जो चीज़ क्वेश्चन ऊपर लाइन में लिखी गई थी सबसे ऊपर जो मैं पढ़ रहा था, इस चीज़ का मतलब ये आ गया 18/100। अब कह रहा है कि मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है, हमारे अकॉर्डिंग है 100, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 150। तो यहाँ से 100 बराबर कितने के हो जाएगा, 150 के। 100 की वैल्यू होगी 150, तो 100 से 150 जानने में ये क्या हो रहा है, गुणा 1.5 हो रहा है। तो इसका मतलब 18 की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, तो यहाँ भी मुझे फिर गुणा 1.5 करना पड़ेगा। 18 गुणा 1.5 करोगे, 18 कम 18 और 18 गुणा आधा 9, तो 18 और 9 27। तो मेरे से यही पूछ रहा है कि S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। तो चीनी की मात्रा रही होगी उसकी 27 kg, ऑप्शन नंबर 1। आसान सा क्वेश्चन देखिए 2 लाइन में कर दिया हमने। पेपर में इसी तरह से करना है आपको, कोशिश करना कि कितना कम से कम पेन आप चलाओ, ताकि आपका टाइम बचना चाहिए, क्योंकि और भी तो सेक्शन है भाई, रीजनिंग है, GK है, हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक करना होता है SSGD में, तो वो भी है। तो 100 सवाल है आपके पास, तो इसलिए कोशिश करना कि कम से कम पेन चलाया जाए। जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको सेम पेपर में वही अप्रोच रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, कमरे की डायमेंशन दे दिया आपको, 21 मीटर, 12 तथा 16 मीटर है। तो कमरा मेरा कुछ क्यूबाइडल शेप में है ये। तो देखिए मैं एक क्यूबाइडल शेप का कमरा बना देता हूँ पहले आपके सामने, ताकि आप आसानी से समझ सको।
ये देखिए 3D फिगर बना रहा हूँ मैं, तो आप एज्यूम कर लेना कि ये कमरा ही है कोई मेरा। इसको मैं इस तरह से साइड से देखूंगा तो कमरा कुछ मेरा ऐसे ही दिखाई देगा भाई, चौखुंटे से होता है कमरा। अब ऐसा तो है नहीं भाई त्रिभुजाकार में होगा कमरा। अब किसी ने घर में अगर बनवाया हो त्रिभुजाकार में तो भाई वो मैं कह नहीं सकता, हमारे घर में तो भाई ऐसे ही है। तो इसकी आपको डायमेंशन दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो लिख लेते हैं हम। लंबाई है कितनी, 21 मीटर। देखिए ये होगी लंबाई 21 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। ये मान लो ये हो गई कमरे की चौड़ाई 12 मीटर, और ऊंचाई है 16 मीटर। ये हो गई ऊंचाई 16 मीटर। फिर कह रहा है कि उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, यानी इसमें सबसे बड़ी छड़ मैं कहाँ रख सकता हूँ। तो देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको फिर समझाता हूँ। मैं सबसे लंबी छड़ ऐसे ही तो रखूँगा कुछ डायगोनल शेप में, इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऐसे रखूँगा मैं कुछ अपनी सबसे लंबी छड़। ये मान लो ये हो गई छड़, तो ऐसे रख दी मैंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो मुझसे इसी की लेंथ पूछ रहा है ये, इसकी लेंथ क्या होगी डायगोनल की। तो देखो आप सभी जानते हो क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए फिर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ एक बार। लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। देखिए लेंथ कितनी है 21, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 144 प्लस 256, इस पूरे का रूट। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 841 का रूट, और ये होता है हमारा 29, और 29 ही है मेरा आंसर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना था डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया रेखा चित्र, देखिए फिर से आपका ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4, P5 के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। यहाँ पर एक प्रॉफिट परसेंटेज दर्शा रहा है। उत्पाद P3 का राजस्व इतना है, तो उत्पाद P3 का व्यय यानी खर्चा कितना है। तो देखिए राजस्व आ रहा है टोटल 38,100। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अच्छा तो देखिए बात कर रहा है P3 की, P3 का लाभ है 127%, 27% है। तो अगर कोई चीज P3 100 की रही होगी, उसको 27% का लाभ मिल रहा है, तो P3 की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, फिर टोटल उसका राजस्व कितना हो गया 127%। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 127% की वैल्यू कितनी दी है 38,100। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 38,100 बटे 127। मेरे से पूछा है कि P3 का व्यय कितना है, यानी P3 ने जो खर्चा किया था, व्यय था उसका, वो कितना है, तो गुणा 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप, कुछ नहीं सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए 127 से 381 3 बार चले जाएगा, और 300 गुणा 100 ये हो जाएगा मेरा 30,000, और 30,000 ही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आसान का क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए फिर से बोर्ड पास का क्वेश्चन आ गया है, तो यहीं पर इसको सॉल्व करता हूँ। देखो मैं ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 प्लस 14 बटे 3 माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे आप, एलसीएम आ गया 3, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 14 माइनस 3, 44 में से 3 गया 41, ये आ गया मेरा 41 बटे 3। यानी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई मेरी 41 बटे 3। फिर आगे क्या है, इसको मैं लिख लेता हूँ पूरा 31 बटे 3 डिवाइडेड बाय 5 बटे 3 का मतलब होता है गुणा, गुणा 41 बटे 3। तो देखिए इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ अब मैं 31 बटे 3, ये डिवाइड में है तो ये वाली चीज़ मेरी अपोजिट हो जाएंगे मल्टीप्लाई मारने के लिए। तो ये हो गया 3 बटे 5, ये हो गया 3 बटे 41। अब देखिए 3 से 3 गया, 31 गुणा 3 ये हो जाएगा मेरा 93 93, और 41 पंजे 205, तो 93 बटे 205 ये आ गया मेरा आंसर। आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल, 2 क्वेश्चन आ गए बोर्ड मार्क्स के, आप आसानी से कर लोगे इसको। तो दोस्तों ये था हमारा एसएससी जीडी का पहली शिफ्ट का पहला ही पेपर, और देखा होगा आपने कि किस तरह से हमने 25 क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना,
और अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है या वीडियो में मुझे कुछ चेंज करना चाहिए या जो भी आपके मन में डाउट है जो आप कहना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स पूरा आपके लिए खुला है। आप जो पूछना चाहो वो आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपका। और नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।